वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है उसको बहुत ही कम शब्दों में और संक्षेप में प्रस्तुत किया है हमारे समक्ष। आज हम बात करेंगे नाथ कवियों के संदर्भ में जो उन्होंने बातें कही हैं। इससे पहले हमने सिद्ध कवियों के बारे में बातचीत कर ली है। उससे पहले हमने जो है आदिकाल की जो सामाजिक स्थितियाँ थी उस पर बात की थी, और विषय प्रवेश में जो उन्होंने बातें की हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपनी पुस्तक में, उस पर अभी तक बातचीत हो गई है। संदर्भित जो वीडियो हैं इन विषयों से, वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे नाथ कवियों के संदर्भ में। इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करके इस पुस्तक का निर्माण किया है, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अथवा आप किसी भी विश्वविद्यालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। नाथ कवि के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि नाथों का समय थोड़ा बाद का है। इससे पहले हम लोगों ने जो है सिद्ध कवियों के विषय में बातचीत की थी। वो कहते हैं कि 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है, आपको पता है सिद्धों की संख्या 84 है, और जो प्रथम सिद्ध हैं वो सरपा हैं, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं, यानी कि कुछ कवि रचनाकार ऐसे हैं जो सिद्धों में भी शामिल है और नाथों में भी शामिल है। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ में गोरखनाथ शिव के रूप माने गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो गोरखनाथ जी हैं वो शिव के रूप माने गए हैं, तो इनका शैव होना स्पष्ट है, यानी कि जो नाथ थे वो शैव थे, शैव धर्म के मानने वाले थे। आगे है कि गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया। ये कुछ बातें जो है गोरखनाथ और नाथपंथ के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखनी है कि किन चीज़ों पे इन्होंने जोर दिया। आगे कि ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने भी तीव्र प्रहार किया, यानी कि जिस तरीके से सिद्धों के यहाँ आप देखते हैं कि सिद्ध भी जो है वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करते हैं, उस तरीके से ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पे यहाँ पे नाथ पंथ में भी जो है विरोध हमें दिखता है। तो ये आपको एक कॉमन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध, वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करने का प्रयास सिद्धों ने भी किया और नाथों ने भी किया। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। उनका सिद्धांत था, यानी कि गोरखनाथ जी का जो सिद्धांत था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ये उनका मानना था, ये उनका सिद्धांत था। तो ये जो एक सिद्धांत है नाथ पंथ के संदर्भ में गोरखनाथ के द्वारा दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पंक्ति आपकी परीक्षा में आ जाती है कि जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे जो सिद्धांत है वो किस जो से संबंधित है या ना से संबंधित है, अथवा सिद्धों से संबंधित है, अथवा जैन मतावलंबियों से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ पे क्या था इनके नाथ पंथ में, इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षडचक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों के अंतः साधना के मुख्य अंग हैं। तो इनकी अंतः साधना के जो कुछ मुख्य अंग है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में आपके MCQ वगैरह यहाँ से बनते हैं। संधा भाषा या उलटबासी की शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया। जिस तरीके से हमने जिक्र किया था सिद्धों की, जब बात की थी कि सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया था, उस तरीके से नाथों ने भी संधा भाषा का प्रयोग किया था, या उलटबासी जो शैली बोली जाती है उसका प्रयोग किया, जो बाद में कबीर आदि निर्गुण संतों ने भी जिसका प्रयोग किया, यानी कि रहस्यवादी तरीके से किसी भी बात को कहना। जैसे कि मैंने उदाहरण भी दिया था कि बरसे कंबल भीजे पानी की जो एक उलटबासी है। इस तरीके से बहुत सी रहस्यवादी बातें जो प्रतीकों के माध्यम से किसी भी भाषा को, एक तरीके से प्रतीक भाषा जो है वो संधा भाषा है। आगे कि नाथों का निवास स्थान मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग बताया जाता है। आपको पता है कि जब हमने सिद्धों की बात की थी तो मध्य देश के जो पूर्वी भाग में है वो सिद्धों का स्थान माना गया है, क्योंकि वह उनके ग्रंथों से है, जो उनके ग्रंथों से जो उनकी रचनाएं हैं वहाँ से वहाँ के, यानी कि मध्य देश के पूर्वी भाग की भाषाई प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। नाथों का जो निवास स्थान माना गया है वो मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग बताया गया है, जबकि सिद्धों का जो निवास स्थान है वो पूर्वी भाग है मध्य देश का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। मच्छेंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है यहाँ पे हमको परिलक्षित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसको आगे चल के हम देखते हैं भक्ति काल में किस तरीके से परिलक्षित होती है। और आदिकाल में कहीं ना कहीं जो इसका
आपको स्वरूप है वो देखने को मिलता है। तो मत्स्येंद्रनाथ जो हैं, यानी कि मत्स्येंद्रनाथ ही गोरखनाथ के गुरु थे, और मत्स्येंद्रनाथ के जो गुरु थे वो जलंधर थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि गोरखनाथ किसके किसके शिष्य थे, अथवा मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो किसके शिष्य थे। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसके नाम से जो है जलंधर नगर का नामकरण हुआ था। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। राहुल संकृत्यान गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि राहुल संकृत्यान गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं, तो विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। तो ये पुस्तक जो है आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, क्योंकि इन्होंने जितने भी तथ्यों का संकलन किया है वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, हिंदी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे अब हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों, ये जो तथ्य हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब पुस्तक बहुत ही पतली है, महज जैसा कि मैंने बताया था 180 पेजों की किताब है, और हिंदी साहित्य की जितने भी जो ग्रंथ आते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी का भी है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के जो इतिहास सम्मत ग्रंथ हैं वो 3 हैं, यानी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इस तरीके से तमाम तरीके के जो आलोचक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने मत रखे और अपनी अपनी पुस्तकें लिखी, जिसमें से हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास है, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इसके अंदर आपको मिलेगा, और एक ऐतिहासिक दृष्टि भी मिलेगी। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है, ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि इनके गुरु थे, इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो गोरखनाथ के संदर्भ में है कि गोरखनाथ का जो समय है वो क्या था। राहुल संकृत्यान के अनुसार विक्रम की 10वीं शताब्दी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के समय का जो इनका समय है, और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस आलोचक ने जो समय है वो क्या माना है। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने जो है जिन तथ्यों का जिक्र किया है, जिन पे बातचीत की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, कि कैसे आपको पता है संधा भाषा का इस्तेमाल सिद्धों ने भी किया, नाथों ने भी किया, और आश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करने का प्रयास सिद्धों ने भी किया, नाथों ने भी किया। इस तरीके से कुछ बातें मध्य देश का जो पश्चिमोत्तर भाग है उनके निवास का, वो नाथ कवियों का है, और सिद्धों का जो है वो मध्य देश का पूर्वी भाग है, क्योंकि इनके ग्रंथों से जो है वहाँ की भाषा की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो मिलती हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से उलटभाषी या संधा भाषा का इस्तेमाल दोनों के यहाँ मिलता है। रहस्यवादी ढंग से बात कहने का जो एक शैली है, उसका जो प्रयोग है वो दोनों के यहाँ है। तो आज हमने नाथ कवियों पे बात की है। इसके बाद हम जैन मतावलंबी कवि के बारे में जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हमें बताते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे क्रमशः। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया सिद्ध कवियों पे, उसके पहले हमने सामाजिक स्थिति के विषय में आदिकाल से संदर्भित, इसके साथ ही साथ उससे पहले हमने जो विषय प्रवेश में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें की हैं हिंदी भाषा को लेके, हिंदी को राजभाषा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके साथ ही साथ जो हिंदी पट्टी की हिंदी जो बोलियां हैं उनका हिंदी के क्रमिक विकास में किस तरीके से योगदान रहा है, उस पर हमने बातचीत करी। अपभ्रंश से संबंधित बातचीत करी, जो कि अपभ्रंश आप जानते हैं हिंदी का पूर्ववर्ती रूप है। तो अभी तक हम लोगों ने नाथ कवियों तक बात कर ली है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया जैन मतावलंबी कवि जो जिसके संदर्भ में जो भी लिखा है इन्होंने, उस पर बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।